सबसे पहले अगर मैं एक्सेल की बात करूं तो एक्सेल की नीड क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सेल, एक्सेल क्यों यूज करते हैं, या फिर एक्सेल की नीड बेसिकली क्यों होती है। देखिए एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मैं अगर पूरे ऑफिस की बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कई सारी चीजें आती इंक्लूड होती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा, कुछ स्टूडेंट्स ने काफी हो सकते हैं कि सिर्फ एक्सेल के बारे में ही सुना हो, लेकिन इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंक्लूड होता है, इसमें आपका डेटाबेस के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है, उसके बाद पावर पॉइंट होता है, आउटलुक होता है, कई सारी चीजें हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो आपके डेटा मैनेजमेंट के लिए काम करती है। कोई आपका डेटा स्टोर करता है, कोई आपको डेटा क्रिएट करने में हेल्प करता है, कोई आपके डेटा को मैनेज करने में हेल्प करता है। तो एक्सेल बेसिकली क्या है, एक्सेल डेटा की मैनेजमेंट के लिए, डेटा समराइज करने के लिए, डेटा कैलकुलेशंस के लिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कैलकुलेशन की बात मैं कर रही हूँ। यहाँ पर 3-4 नंबर्स की बात नहीं हो रही है कि 3-4 नंबर्स या 10 नंबर्स तक डेटा आपका कैलकुलेट करेगा, नहीं, ह्यूज नंबर, थाउजेंड्स में, लैक्स में, एक्सेल आपका पूरा डेटा मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है। सबसे अगर एक डेफिनेशन में एक्सेल को हम बताएं कि एक्सेल क्या है, तो एक्सेल डेटा मैनेज बहुत अच्छे से करता है, डेटा प्रेजेंट करने में भी आपकी हेल्प करता है, क्योंकि एक्सेल में आजकल डैशबोर्ड्स भी क्रिएट किए जाते हैं। वैसे बेसिकली डैशबोर्ड का काम अगर अच्छे से हम बोले तो पावर बीआई में किया जाता है, लेकिन एक्सेल के अंदर भी डैशबोर्ड्स क्रिएट किए जाते हैं। डैशबोर्ड से आपका डेटा प्रेजेंट अच्छे से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका डेटा मैनेजमेंट है, पीवट टेबल जैसे ऑप्शन हो गए आपके, जिसमें आप अपना डेटा अच्छे से समराइज कर सकते हैं। आपको कोई फंक्शन या फॉर्मूले की नॉलेज नहीं है, सो पीवट टेबल जैसे आपको ऑप्शन दिए हैं, या फिर आपको नहीं पता है फॉर्मूला से किस तरीके से आप डेटा अपना अरेंज कर सकते हैं, आपको फिल्टर्स, कटिंग, कई सारे ऑप्शन एक्सेल ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। जब भी हम एक्सेल ओपन करते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के टेम्पलेट्स जो क्रिएट ऑलरेडी यहाँ पर एक्सेल प्रोवाइड करता है। एक्सेल आपको सीखने से पहले ऑलरेडी वो सारी चीजें पहले से ही प्रोवाइड कर देता है। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, वेलकम टू एक्सेल, फॉर्मूला ट्यूटोरियल, पिवट टेबल ट्यूटोरियल, देन उसके बाद पावर क्वेरी ट्यूटोरियल। यहाँ पर आप इन पर क्लिक करके देखेंगे एक्सप्लेन किया हुआ है शीट बाय शीट, क्या क्या किस तरीके से वर्क करता है, कौन से फॉर्मूला किस तरीके से वर्क करते हैं, ऑप्शंस किस तरीके से वर्क करते हैं। तो इन ट्यूटोरियल्स के अंदर एक्सेल ने ऑलरेडी सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर कभी आपने इनको ओपन करके ट्राई किया होगा देखने का। उसके बाद यहाँ पर और भी टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि कैलेंडर्स, देन उसके बाद बजट ओवरव्यू, मंथली बजट। आपको कुछ क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बिलिंग वगैरह के लिए ऑलरेडी आपको टेम्पलेट्स इससे प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनल एक्सपेंस कैलकुलेटर, लोन कैलकुलेटर एंड अदरवाइज भी इसके कुछ एक्स्ट्रा आपको टेम्पलेट्स चाहिए तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं इजीली। हम किस पे जनरली वर्क करते हैं एक्सेल के अंदर, वी आर वर्किंग ऑन ब्लैंक वर्कबुक। हम ब्लैंक वर्कबुक पर काम कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो डेटा है वो एक ब्लैंक वर्कबुक पे ही मैनेज हो पाता है। अभी हम इसमें से किसी चीज पर काम नहीं करें, ये हमारी हेल्प के लिए है कि हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। हम कोई टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं, कोई बिलिंग से रिलेटेड या फिर बजट से रिलेटेड, तो फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। फॉर्मेट ओपन करेंगे आपको सिर्फ एडिटिंग करनी है अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग, जो भी आपका क्राइटेरिया, आपका कंपनी नेम है जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ इसमें एडिटिंग करनी है। पूरा ये एडिटिंग वाला होता है कि आप इसमें एडिटिंग इजीली कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर ये क्रिएट कर देता है, एडिटिंग करनी है, पूरा टेम्पलेट एक अपने आप एक्सेल आपको क्रिएट कर देता है। डेटा अगर हमें न्यू डेटा अरेंज करना है, एंटर करना है, उसको मैनेज करना है, तो उसके लिए हम ब्लैंक वर्कबुक पर काम करते हैं। तो मैं ब्लैंक वर्कबुक अभी ओपन कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक ओपन किया है। अब ब्लैंक वर्कबुक, व्हाट इज अ वर्कबुक? वर्कबुक क्या है, देखिए वर्कबुक और वर्कशीट में डिफरेंट होता है, दोनों चीज एक दूसरे से डिफरेंट है। यानी वर्कबुक और वर्कशीट में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट? वर्कबुक में इंक्लूड होती है शीट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ शीट्स, मल्टीपल शीट्स इंक्लूड कर एक वर्कबुक तैयार होती रेडी होती है। और एक वर्कशीट, एक सिंगल शीट की बात कर रहे हैं हम। वर्कशीट एक स्प्रेडशीट होती है जो सेल्स, कॉलम्स, रोज को मिलाकर बनी होती है। आप ये देख रहे हैं, ये सेल्स इनको हम एक्सेल के अंदर बोलते हैं। जैसा कि मैंने कहा बेसिक टू एडवांस है, तो फर्स्ट क्लास बेसिक इंट्रोडक्शन बेस्ड रहेगी। एक्सेल के बारे में हमें पूरी नॉलेज जब तक नहीं रहेगी कि व्हाट इज एक्सेल, किस तरीके से एक्सेल काम करता है, रोज सेल्स का एड्रेस क्या होता है, ये सब जब तक मैं आपको नहीं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आज की क्लास आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पर ही बेस्ड है। सेकेंड क्लास से आपका शुरू हो जाएगा एडवांस लेवल का, जो भी फंक्शंस वगैरह है वो आपकी सेकेंड क्लास से ही शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर जरूरी है पहले समझना कि किस तरीके से वर्क करते हैं, क्योंकि अभी तक ना कुछ लोग, हमें लगता है कि हमें एक्सेल आता है लेकिन हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है। आज हो सकता है कि आज की क्लास में जो आपको कई चीजें ऐसी हो सकती है जो आपने फर्स्ट टाइम ही सुनी हो कि ये इस तरीके से भी काम करता है, क्योंकि हमें जानना जरूरी है कि सेल्स किस तरीके से वर्क करते हैं, सेल्स का एड्रेस क्या है फॉर्मूला के अंदर, रोज क्या है, कॉलम्स क्या है, वो चीज एक्सप्लेन करनी बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाती है।
तो यहाँ पर वर्कशीट और वर्कबुक में मैं आपको डिफरेंस बता रही थी। वर्कशीट और वर्कबुक में डिफरेंट ये है कि मल्टीपल वर्कशीट जब इंक्लूड हो जाती है तो उसको हम एक वर्कबुक बोल देते हैं। कि यहाँ पर अभी एक सिंगल शीट है इस वर्कबुक के अंदर, अगर मैं और शीट इसके अंदर इंक्लूड करती हूँ एक डिफरेंट, यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर और नई न्यू शीट पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो न्यू शीट यहाँ पर कितनी शीट्स हो गई, 1 2 3 4 5 शीट्स हो गई इसके अंदर। तो ये वर्कबुक है, इसको इंक्लूड कर और एक सिंगल अगर शीट की हम बात करते हैं तो उसको हम वर्कशीट बोलते हैं। वर्कबुक और वर्कशीट दोनों डिफरेंट एक दूसरे से, लेकिन ऐसा नहीं है कि अलग अलग टॉपिक की मैं बात करें, नहीं, दोनों एक दूसरे में ही इंक्लूड है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। कि ऐसा नहीं कि आप वर्कबुक को वर्कशीट बोल सकते हैं, वर्कशीट को वर्कबुक नहीं। वर्कशीट्स को इंक्लूड कर एक वर्कबुक रेडी होती है पूरी, जिसके अंदर कई मल्टीपल वर्कशीट्स होती है। तो यहाँ पर ये तो हमें क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा नाम देख लेते हैं कि किस चीज को किस नेम से बुलाया जाता है या उसकी नीड किस पर्पज से है। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं ऊपर ये जो टैब है इसको बोलते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार यानी मेन्यू बार के अंदर यहाँ पर आपको होम टैब, इंसर्ट टैब, रो टैब, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर टैब, कुछ टैब ऐसे हैं जो शायद मैं बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं होंगे, मे बी आपके एक्सेल के अंदर नहीं है क्योंकि ये पहले से ऐड नहीं होते हैं। ये मैंने ऐड किए हैं। टैब्स किस तरीके से ऐड किए जाते हैं और किस तरीके से यहाँ से रिमूव किए जाते हैं ये मैं आने वाली क्लासेस में आपको बताऊंगी। डेवलपर टैब मोस्टली ज्यादातर जो एक्सेल होते हैं उसके अंदर ऐड नहीं होता। ऐसे नहीं एक्सेल प्रोवाइड नहीं करता, एक्सेल आपको देता है लेकिन ऐड करके नहीं देता। आपको सेटिंग में जाकर इसे ऑन करना होता है, उसके बाद ही ऐड होता है। और इसकी बहुत ज्यादा नीड है क्योंकि इसके अंदर कई सारे ऐसे एडवांस ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, जैसे कि एड-इन्स इसमें मिलता है हमें। एड-इन्स की बात करें तो एक्सेल में एआई है क्या? एक्सेल में बेसिकली एआई क्या है? एक्सेल में एआई एड-इन्स की ही हम बात करते हैं। एड-इन्स हो गया, देन उसके बाद ChatGPT का यूज कैसे करना है। एक्सेल में एआई का मतलब इतना ही है, और इतना ही है इसका मतलब ये नहीं बहुत छोटा सा पार्ट है, ये आपके काम बहुत इजी कर देता है। सपोज कीजिए हमें एक्सेल आता है, फॉर्मुलाज आते हैं, फंक्शंस आते हैं, हमें आता सब कुछ है, लेकिन यूज कैसे करना है, हम वहां आकर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सिचुएशन हो जाती है कि हमें फॉर्मूला आते हैं, फंक्शन आते हैं, लेकिन डेटा अगर आपके सामने बोल दिया जाए कि इस डेटा के अंदर इसको इस तरीके से मैनेज करना है, वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो एआई आपकी हेल्प वहां पर करेगा कि वो आपको बताएगा इस डेटा पर कौन से फंक्शन का यूज करना है, कौन से फॉर्मूला का यूज करना है, या फिर किस ऑप्शन का यूज करना है, वो आपको गाइडेंस देता है। तो एक्सेल के अंदर एआई का यूज ये है कि वो आपको गाइडेंस देता है, आपकी हेल्प करता है, वो पूरा फॉर्मूला जनरेट कर देता है आपकी डेटा की सिचुएशन के हिसाब से। ये हम आने वाली क्लासेस में सीखने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है। आज भी अगर हम भी बात करें, हम टीचिंग कर रहे हैं, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो कुछ अगर मेरे सामने इस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड डेटा आ जाता है जिसको सॉल्व करने में हम भी काफी टाइम लगा देते हैं कि किस तरीके से इसमें क्या फॉर्मूले का मैं यूज करूँ, क्या फंक्शन का यूज करूँ, मैं इसको सॉल्व कर सकूँ। देन उसमें भी काफी टाइम जाता है, उसमें काफी माइंड लगाना पड़ता है। काफी ज्यादा टाइम जाने के बाद जब उसका आंसर निकल कर आता है, लेकिन एआई क्या करेगा, वो डेटा को एनालाइज करता है, एनालाइज करने के बाद आपको आंसर बता देता है। आंसर तो नहीं, लेकिन आपको ये जरूर बता देता है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फंक्शन का यूज होगा, और आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। बस उसको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस आपको सही देने होते हैं, फिर वो आपका सारा काम खुद ब खुद कर देता है। तो ये एआई का यूज एक्सेल के अंदर। ऐसा नहीं कि आप सोचते होंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ एआई, मतलब ऐसा कुछ डिफरेंट यूज नहीं है। अब सबसे बड़ा यूज यही है कि जब आपको वो काम करके दे रहा है तो सारी नीड ही खत्म हो गई कि हमें पता है सारे फंक्शन फॉर्मूला हमें आते भी है, अगर नहीं भी आते तो वो डेटा को एनालाइज करके आपको पूरा पैटर्न बता देगा कि ये फंक्शन यूज होगा और इस तरीके से यूज होगा। उसके बाद एक्सेल के एडवांस जो जितने भी ऑफिस आया, जैसे कि 2016 के बाद वाले, 16 में भी कुछ एडिंग्स हैं, 16, 19, 21 इसके बाद वाले, तो उसके अंदर एक्सेल ने आपको एडिंग्स प्रोवाइड किए हैं। एडिंग्स मतलब जैसे कि आपके मोबाइल फोन में न्यू फीचर्स आ जाते हैं, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं, एडिंग्स। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक स्टोर ओपन हो जाता है। इस स्टोर के अंदर से आप काफी सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, जिससे हम नए नए एप्लीकेशन अपने मोबाइल फोन में ऐड करके, जिनकी हेल्प से हम कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। जैसे कि ChatGPT मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके बाद आजकल काफी सारी चीजें हैं एआई के रिलेटेड, जैसे कि को पायलट आ गया है, को पायलट हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक्सेल एडिंग्स के अंदर काफी सारी चीजें मिल जाती है, जिनके थ्रू आप इनको ऐड कर कई सारे काम है वो करवा सकते हैं और कर सकते हैं। कुछ इसमें से पेड है, कुछ फ्री है। फ्री वर्जन वाले क्या है, आपकी बहुत हेल्प करते हैं कि जो एक्सेल काम नहीं कर पा रहा है वो ये आपको काम कर देते हैं। काफी सारी चीजें हैं डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, ये इजीली काम कर देते हैं। तो यहाँ पर काफी सारे न्यू फीचर्स आपको प्रोवाइड कर देता है एक्सेल एडिंग्स के अंदर। तो ये एक एआई का नया
पॉइंट है एक्सेल के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के अंदर तो कोपायलट वाला आ गया कि कोपायलट है, उसके अंदर वो क्या करता है, उसके अंदर किस तरीके से वर्क करता है, वो एआई है एक्सेल के अंदर। तो एक्सेल के अंदर एआई का मोस्टली यूज यहाँ पर किया जाता है। टैब्स की हम बात कर रहे थे कि हम इनको टैब्स बोलते हैं। अब ये पूरा जो बॉक्स आप दिख रहे हैं, ये अपर वाला जो एरिया है, इसको मेन्यू बार बोलते हैं, मेन्यू बार। और टैब्स, हर टैब्स के अपने कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनको रिबन्स कहते हैं। हर टैब्स के अपने कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनको हम रिबन्स प्रोनाउंस करते हैं, रिबन्स इनको बोला जाता है। यहाँ पर आप देखिए, अब ये ऑप्शंस इजी लगते हैं, जैसे कि हमें पता है कि किस तरीके से फोन का साइज बड़ा करना है, किस तरीके से फोन को कलर करना है, शेड करना है, हमें पता है। लेकिन कुछ ऑप्शंस पे अगर आप फोकस करेंगे, जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, ऑटो सम, फिल, क्लियर, फिल्टर एंड सॉर्ट, ये सारी चीजें, फाइंड एंड सिलेक्ट बहुत ज्यादा यूजफुल है। और सबसे ज्यादा यूजफुल अगर मैं होम टैब में किसी की बात करूँ, सबसे ज्यादा है नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेटिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है और सबसे ज्यादा यूजफुल है। अगर आप नंबर्स वाले डेटा पर काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा, अगर आप एक्सेल पे काम करते हैं, कि एक्सेल क्या करता है, एक पर्टिकुलर नंबर्स के बाद नंबर एंटर करना बंद कर देता है। 12 नंबर्स के बाद या 11 नंबर्स के बाद वो आपको एक साइंटिफिक फॉर्मेट में नंबर्स दे देता है। वो नंबर दे देता है, उसके बाद या फिर 000 नहीं आप ऐड कर पाते, वो प्रॉब्लम्स आती है। वो सब कुछ नंबर फॉर्मेटिंग, ये तो इतना पार्ट देख रहे हैं, छोटा सा पार्ट है ये, लेकिन इसके अंदर काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब हम नंबर वाले डेटा पर काम करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है हमें उसमें फॉर्मेटिंग सेट करने में, क्योंकि एक्सेल बड़े नंबर अलाउड नहीं करता, बड़े नंबर को इजीली ऐड नहीं करता। उनको ऐड करने के लिए यहाँ पर कुछ चीजें हमें सीखनी पड़ेगी आने वाली क्लासेस में, कि किस तरीके से नंबर फॉर्मेटिंग ऐड की जाती है, किस तरीके से बड़े नंबर्स को एंटर कराया जाता है, क्या फॉर्मेट रहता है टेक्स्ट का, नंबर का। तो वो सारी चीजें आपको होम टैब के अंदर मिलती है। नेक्स्ट है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में एक प्लस पॉइंट ये है कि इंसर्ट टैब में से आप कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी चीज अगर लेते हैं, कोई भी ऑप्शन का यूज करते हैं, चाहे वो पिक्चर है, कीवर्ड टेबल है, देन उसके बाद आपका चार्ट्स है, 3D मैप्स है, या फिर लाइन, कॉलम, स्लाइसर, टाइमलाइन, लिंक, कुछ भी, एनीथिंग, यहाँ पर आप कुछ भी यहाँ पर यूज करते हैं किसी भी ऑप्शन का, तो अपना एक टैब ओपन हो जाता है। अगर मैं पिक्चर की बात करूँ, यहाँ से मैं कोई पिक्चर अगर इंसर्ट करने की कोशिश करती हूँ, मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में जाकर या डेस्कटॉप पर जाकर मैं कोई भी यहाँ पर पिक्चर ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पर ये पिक्चर ली है, पिक्चर इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए अपना एक टैब खुल जाता है। इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि इंसर्ट टैब में से आप किसी भी ऑप्शन का यूज करते हैं तो वो ऑप्शन यूज करने के बाद वो अपना एक नया टैब ओपन कर देता है, फॉर्मेटिंग का या फिर डिजाइन का। ऐसे पिवट टेबल के भी ऑप्शंस होते हैं, इसके अंदर पिवट टेबल भी आप इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तब भी 2 नए टैब्स खुलते हैं, जिसमें आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इंसर्ट में कुछ भी ऑप्शन का आप यूज करते हैं, एक नया टैब ओपन हो जाता है। कहीं पर एक टैब होते हैं, कहीं पर 2 न्यू टैब ओपन हो जाते हैं, जिसमें उस ऑप्शन की सेटिंग्स होती हैं, उसको और यूज किस तरीके से किया जा सकता है डिटेल में, वो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। पेज लेआउट की बात करें तो पेज लेआउट सबसे ज्यादा किस लिए इंपॉर्टेंट है, पेज लेआउट जो टैब है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिंटिंग पर्पज के लिए। कि अगर हम प्रिंटिंग, देखिए डेटा पर काम करें, ऑब्वियस सी बात है कि वो हमें हार्ड कॉपी में चाहिए या फिर डेटा पेज पर हमें प्रिंट कर निकालना है, तो प्रिंटिंग में प्रॉब्लम्स आती है। हेडर रो नहीं आ रही है सब पे, पूरा डेटा एक पेज पर नहीं आ रहा है, या फिर पूरा डेटा एक पेज पर सारे कॉलम्स नहीं सेट हो पाते हैं, या फिर सारे रोज नहीं सेट हो पाते हैं, डेटा मैनेज नहीं हो पा रहा है। जो हेडर रो है, या फिर हेडर रो मतलब जो भी आपके टाइटल्स है, जो भी हेडिंग्स है, वो सारे पेजेस पर नहीं आ रही है, तो वो सारी सेटिंग्स पेज लेआउट में की जाती है, जिसमें आप प्रिंटिंग से रिलेटेड कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम है वो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मूला टैब। फॉर्मूला टैब, तो फॉर्मूला टैब का नाम सुनकर ही पता चला, एक्सेल के अंदर जितने फॉर्मूलाज होते हैं, जितने फंक्शंस होते हैं, वो यहाँ पर दिए हुए, जैसे कि टेक्स्ट से रिलेटेड ये सारे टेक्स्ट फंक्शन है, लॉजिकल फंक्शन है, देन उसके बाद लुकअप एंड रेफरेंसेस, ये सारे लुकअप एंड रेफरेंसेस फंक्शन है, और मैथ एंड ट्रिक फंक्शन, ये सारे मैथमेटिकल फंक्शंस है। यहाँ पर सारे फॉर्मूला फंक्शन और उनको किस तरीके से अरेंज किया जाता है, वो सारे ऑप्शन आपको फॉर्मूला टैब के अंदर मिल जाते हैं। नेक्स्ट है डेटा टैब। डेटा टैब सबसे अच्छा, मुझे पर्सनली सबसे अच्छा लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखिए अगर हमें फॉर्मूला या फंक्शंस नहीं आते, फिर भी डेटा को मैनेज करना हमें आना चाहिए, तो ये आपको कई सारे ऐसे ऑप्शन दिखता है कि आप डेटा को इन ऑप्शंस के थ्रू को मैनेज इजिली कर सकते हैं, जैसे कि फिल्टर, उसके बाद एडवांस फिल्टर, सॉर्टिंग, फ्लैश फिल, टेक्स्ट कॉलम, डेटा वैलिडेशन, कंसोलिडेट। ये सब क्या है, अभी थोड़े नए वर्ड्स लग रहे होंगे, लेकिन बहुत इजी हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं कि अगर आप इन ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। फिल्टर तो ऑलमोस्ट सभी ने सुना होगा, फिल्टर का तो नाम सुन के ही पता चल जाता है कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं हम। डेटा को फिल्टर करना,
कि जितने डेटा की नीड है उतना डेटा फिल्टर होकर आ जाए, बाकी सारा डेटा नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं कि डिलीट हो जाता है, डिलीट नहीं होता, सिर्फ आपको उतना डेटा जितने की डिमांड है उतना डेटा फिल्टर करके आपको दे देता है। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, फॉर्मूलाज और फंक्शन से डिफरेंट। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है जिससे आप डेटा इजिली मैनेज कर सकते हैं, अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। तो वो सारे ऑप्शन आपको डेटा टैब के अंदर मिलते हैं। बाकी रिव्यू टैब और व्यू टैब कुछ सेटिंग्स होती है एक्सेल की, तो वो यहाँ से की जा सकती है। डेवलपर टैब की मैं बात करूँ तो यहाँ पर विजुअल बेसिक आ जाता है, मतलब VBA। अगर आपने एक्सेल में कभी VBA सुना होगा या फिर न्यू वर्ड लग रहा होगा, VBA काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखो VBA की अपनी, अगर मैं VBA पढ़ाने आपको बैठूं तो एक्सेल से भी कई सारी चीजें डिटेल में सीखने को है VBA के अंदर। क्योंकि VBA क्या होता है, VBA का सारा कमांड आप एक्सेल पर ले सकते हैं। अगर आपको VBA आता है तो VBA के थ्रू आप एक्सेल के अंदर सारा कमांड ले सकते हैं। VBA भी हम पॉइंट टू पॉइंट, ऐसा नहीं मैं डिटेल में मतलब कि VBA अलग से सिखाऊंगी। एक्सेल में जैसे जैसे हम काम करते रहेंगे VBA भी हम पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा थोड़ा सीखते रहेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा ये हार्ड है, क्योंकि कोडिंग से रिलेटेड है। जिसने कोडिंग थोड़ी बहुत पढ़ी है तो उसको इजी लगता है, लेकिन थोड़ा सा कोडिंग से रिलेटेड है कि हर जो भी हम काम कर रहे हैं किसी भी चीज में, एक्सेल के अंदर ही क्यों नहीं, जो भी काम कर रहे हैं इसके पीछे एक कोडिंग इसकी जनरेट हो रही होती है। किस तरीके की वो कोडिंग है उसको मैनेज करके आप क्या क्या करवा सकते हो, पूरी कमांड ले सकते हैं आप एक्सेल पर VBA के थ्रू। मैक्रोज इसके अंदर मिल जाता है इस टैब के अंदर। तो यहाँ पर अब ये बाकी के जो टैब है, ये कुछ टैब ऐड किए हुए हैं मैंने, जैसे कि पावर पिवट, डेटा को किस तरीके से मैनेज करना है एडवांस लेवल पर, तो ये सारे टैब्स ऐड किए थे। ये आपके टैब्स थे, यहाँ पर मैंने आपके टैब सारे क्लियर कर दिए आपको। रिबन्स मैंने आपको बता दिया ऑलमोस्ट सारे रिबन्स। और अगर मैं इन सबकी बात करूँ, जैसे कि मैंने कहा इंक्लूड कर, तो ये आपका मेन्यू बार, इसको हम मेन्यू बार बोलते हैं। अब थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको फॉर्मूला बार बोलते हैं, फॉर्मूला बार। और ये है लेफ्ट साइड, लेफ्ट कॉर्नर में आप देखेंगे, अपर लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पर ये है नेम बॉक्स, दैट इज नेम बॉक्स। तो यहाँ पर फॉर्मूला बार सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मैं बात करूँ फॉर्मूला फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये वाला बॉक्स सबसे इम्पोर्टेंट क्यों होता है, किस लिए होता है, वो तो आपको जैसे फॉर्मूला या फंक्शन से हम काम करेंगे पता चल जाएगा। फिर भी अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूँ कि जब हम एक्सेल के अंदर कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो मैंने यहाँ पर दो वैल्यू डाली, मैंने डाली 5, देन उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला 6। 5 और 6, इसको जूम कर देते हैं थोड़ा सा। तो ये दो वैल्यूज मैंने डाली है 5 एंड 6। अगर मैं दोनों का टोटल करना चाहती हूँ, इफ आई वांट टू सम ऑफ दीज टू वैल्यूज, मैं इन दो वैल्यूज का सम करना चाहती हूँ इक्वल टू, देन उसके बाद 5 को मैंने सिलेक्ट किया प्लस, मैं किसी फंक्शन के थ्रू नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर मैथमेटिकल इक्वेशन नॉर्मली प्लस के सिंबल का यूज कर इसका सम कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ से 5 + 6 किया, एंटर किया। सबसे पहली चीज तो आपने नोटिस किया होगा कि मैंने जब 5 को सिलेक्ट किया और जब मैंने 6 को सिलेक्ट किया तो 5 और 6 आपको नहीं दिखाता है। नोटिस में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 और 6 नहीं है, क्या है यहाँ पर H24, I24, H24, ये नंबर्स और ये कुछ लेटर्स आपको दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक्सेल की बात करूँ तो एक्सेल के अंदर हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। फॉर्मूला या फंक्शन के अंदर कभी भी वैल्यूज को नहीं दिखाएगा, वो दिखाएगा कि आपने कौन से सेल को सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये अगर मैं क्लियर करना चाहूँ तो यहाँ पर एक्सेल के अंदर कितने रोज होते हैं, कितने कॉलम्स होते हैं, यहाँ पर एक्सेल के अंदर 10,48,576 रोज होते हैं आपके। अगर नीचे तक मैं बात करूँ, इसको स्क्रॉल करूँ तो 10,48,576 10,48,576 रोज होते हैं इसके अंदर। और अगर मैं कॉलम्स की बात करूँ तो 16,384 आई थिंक समथिंग कुछ यहाँ पर इसके कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिए हुए और जो भी रोज है आपकी वो नंबर्स में दिया हुआ है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, नंबर्स में आपका यहाँ पर देख सकते हैं आप, नंबर्स में आपके सारे रोज है और कॉलम्स में यहाँ पर क्या है, कॉलम्स आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में A B C D E F, लेकिन Z तक वो कितना ही कर लेगा। तो यहाँ पर क्या किया है, Z के बाद है ना लेटर्स जोड़ने शुरू कर दी, इस तरीके से A देन AB AC AD AE ऐसे आगे कंटिन्यू है 16,000 तक। 16,384 यहाँ पर कॉलम्स होते हैं एक्सेल के अंदर। और अगर सेल्स की बात करें तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी नंबर आता है ऑब्वियस सी बात है वो उतने आपके सेल्स होते हैं, यानी सेल्स देख रहे हैं। तो एक तरीके से स्प्रेडशीट प्रोग्राम कह सकते हैं हम एक्सेल को कि ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, या फिर आपकी हेल्प कर देता है ये जो सेल्स है, ये कॉलम्स है, रोज है, आपको डेटा अरेंज करने में। तो ये आपकी काफी हेल्प करते हैं। तो हर सेल का एक एड्रेस होता है। अगर मैं यहाँ पर मैंने इस सेल पर क्लिक किया हुआ तो इसका एड्रेस क्या होगा, इसका एड्रेस होगा E17। कैसे मैंने E17 फाइंड आउट किया, ई कॉलम पर हूँ मैं और 17 रो पर हूँ, तो E17 आपको सेल का एड्रेस कहाँ पर दिखाया जाता है, सेल का एड्रेस आपको हमेशा यहाँ नेम बॉक्स के अंदर दिखाया जाता है।
इस नेम बॉक्स का काम सिर्फ इतना नहीं है कि आपको सेल का एड्रेस जनरेट कर दिखाता है, नहीं, इसका काम कहाँ पर और किस तरीके से किया जाता है, फॉर्मूला और फंक्शंस में काफी किया जाता है डेटा को मैनेज करने में, कि आप कुछ रेंज ऑफ सेल्स को एक नाम देकर डेटा को मैनेज कर सकते हैं। वो हम जब फॉर्मूला फंक्शंस सीखेंगे उस पर हम किस तरीके से इस पर वर्क करेंगे वो आपको पता चल जाएगा उस टाइम पर। तो यहाँ पर सेल का एड्रेस, जैसे कि मैंने कहा, अगर मैंने इस सेल पर क्लिक किया हुआ है तो इस सेल का एड्रेस है C14, सी कॉलम और 14 रो की बात कर रहे हैं तो C14 इसका एड्रेस है। लेकिन जब आप रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट करते हैं इस तरीके से तो ये आपको B14 ही दिखाता है कि आपने कहाँ से सिलेक्शन शुरू किया था, यानी B14 से मैंने सिलेक्शन जो है वो शुरू किया था, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ B14 यहाँ पर दिखाया है, बाकी कुछ नहीं इसके अंदर दिखाता है, यानी बाकी के सेल्स का सिलेक्शन नहीं दिखाता है कभी भी, ये सिर्फ एक सेल का सिलेक्शन ही आपको दिखाता है, यानी उसका एड्रेस। तो मैं अगर आप लोगों से पूछूं, मैंने यहाँ पर अगर क्लिक किया हुआ है इस वाले सेल पर, तो इसका एड्रेस क्या होगा? अगर आप यहाँ नोटिस ना करें, आप यहाँ पर देखें तो मुझे आप लोग बता सकते हैं कि इस सेल का एड्रेस क्या है। अगर मैंने इस सेल पर क्लिक किया हुआ है तो ये सेल का एड्रेस क्या है, आप स्क्रीन देखकर बता सकते हैं कि इसका एड्रेस क्या है। अगर मैं सेल के एड्रेस की बात करूँ तो इस सेल का एड्रेस क्या है, J2 इसका एड्रेस है। तो ये हमें क्लियर हो गया कि हर सेल का एड्रेस होता है, वही एड्रेस हम फॉर्मूला के अंदर यूज करते हैं। इस फॉर्मूला के अंदर कभी भी वैल्यूज है, टेक्स्ट वैल्यू है या नंबर वैल्यूज है, वो वैल्यूज को कभी सिलेक्शन नहीं करता, वो आपके सेल के एड्रेस का सिलेक्शन करता है, जैसे कि H24 I24। तो ये आप समझते होंगे इसका समझना इतना जरूरी क्यों है। इसका समझना इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि फॉर्मूलाज में और फंक्शंस में यही चीज नोटिस की जाती है कि कुछ भी गलती हो जाती है तो हम फॉर्मूला का आंसर नहीं करेक्ट है तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि हम कौन से सेल पे एक्टिव है। सेल का एड्रेस हमें पता होना चाहिए कि ये I24 H24 बेसिकली है क्या। तो यहाँ पर फॉर्मूला बार की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको क्या वैल्यू दिखा रहा है, यहाँ पर आपको 11 दिखा रहा है, लेकिन फॉर्मूला बार में क्या शो कर रहा है, फॉर्मूला बार में शो कर रहा है कि आपने कौन कौन सी सेल का सिलेक्शन किया है, H24 प्लस I24। तो ये फॉर्मूला बार का बेसिकली ये वर्क है, ये उसका काम है। ये क्या करता है कि आपने कोई भी फंक्शन अप्लाई किया है, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई किया है, वो क्या करेगा, आपको वैल्यूज दिखाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यू दिखाता है, क्या वैल्यू है, उसके अंदर फॉर्मूला क्या इंक्लूड किया हुआ है, क्या फॉर्मूला पुट किया हुआ है, वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। तो ये फॉर्मूला बार का काम है कि आपको शो करना कि इसके अंदर क्या फॉर्मूला बार, क्या फॉर्मूले का आपने यूज किया, किस फंक्शन का आपने यूज किया, वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर फॉर्मूला बार आपको वो शो करता है। नेम बॉक्स फॉर्मूला बार क्लियर है। शीट्स के नंबर्स की बात करें तो शीट्स के क्या कोई नंबर्स होते हैं, शीट्स का कोई नंबर्स नहीं है। शीट्स एज मेनी यू वांट, आप जितनी चाहे आप उतनी शीट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर शीट्स इस तरीके से क्लिक करके शॉर्टकट्स की पर अब हम आ जाते हैं कि शॉर्टकट्स अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेल के अंदर टाइम सेविंग। आजकल टाइम किसी के पास नहीं है, सबको टाइम सेविंग प्रोसेस का यूज करना है कि जितना हो सके उतना जल्दी काम हो, तो वो हम शॉर्टकट की के थ्रू करते हैं। तो हम आ जाता है कि अब इंट्रोडक्शन खत्म होता है, थोड़ा सा काम कर लेते हैं, देख लेते हैं कि एक्सेल पे डेटा मैनेज कैसे किया जाता है। तो मैं मॉड्यूल 1 की शीट ओपन कर रही हूँ, जो आपका मॉड्यूल 1 है, तो वो मैं यहाँ से ओपन कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये बेसिक शॉर्टकट कीज है जो आप डेली बेसिस पर भी यूज कर सकते हैं। डेली बेसिस पर मतलब डेटा पर अगर काम करें तो इसमें से आई थिंक एक या दो शॉर्टकट की होगी जिनका यूज हम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक हम क्या करें, रो इंसर्ट करना है, आप यहाँ पर जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, या फिर जिस भी ऑप्शन आप यूज करते हैं रो इंसर्ट करने के लिए, कॉलम इंसर्ट करने के लिए, शीट इंसर्ट करने के लिए, तो उनकी कुछ शॉर्टकट कीज भी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करता है एक्सेल। इनबिल्ट शॉर्टकट कीज है, अगर इनबिल्ट नहीं है तो आप अपनी अकॉर्डिंग शॉर्टकट की कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बेसिकली फटाफट से इन शॉर्टकट कीज को खत्म करते हैं, इसलिए जल्दी क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि काफी इजी है। उसके बाद हम थोड़ा सा डेटा को जाएंगे कि डेटा को किस तरीके से जब हम एंटर करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं, तो वो मैनेज कैसे किया जाता है, फिर वो हमारा इसकी बात का काम रहेगा। तो यहाँ पर ये शॉर्टकट की आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले शिफ्ट F11 इंसर्ट न्यू शीट। अगर मुझे न्यू शीट इंसर्ट करनी है तो उसके लिए प्रेस करेंगे शिफ्ट F11। अगर आप में से कई लोग लैपटॉप लेकर बैठे हैं या फिर आप प्रैक्टिस के मूड में बैठे हैं, तो अच्छा है कि आप साथ साथ यूज करके देखेंगे, तो आपका बेनिफिट है, साइड बाय साइड प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। क्योंकि बाद में कई सारे स्टूडेंट्स का मुझे क्वेश्चन आते हैं कि मैम हमसे हुआ नहीं, तो वो मैं आपको क्लास में भी साथ के साथ डिस्कस कर सकती हूँ कि क्या आप मिस्टेक कर रहे हैं, क्या आप गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रेस किया शिफ्ट F11। तो शिफ्ट F11 से क्या होता है, शिफ्ट F11 से यहाँ पर आपकी न्यू शीट जो इंसर्ट हो जाती है। ये मेरी न्यू शीट इंसर्ट हुई है यहाँ पर, लेकिन न्यू शीट कहाँ इंसर्ट होती है, जिस भी शीट पर आपने क्लिक कर रखा होता है उसकी लेफ्ट साइड में या राइट साइड में एक न्यू शीट इंसर्ट होती है। अब न्यू शीट आप देख सकते हैं, जो मेरी शीट की इंट्रो वाली उसकी साइड में लेफ्ट साइड में इंसर्ट हो गई, इससे शिफ्ट F11। अब किसी किसी के लैपटॉप में शिफ्ट F11 नहीं वर्क करेगा,
क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, ऐसा अपने ऊपर दिल पे मत लीजिएगा कि हमें तो पता है, कई सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि जो फंक्शन कीज है इनका यूज, अगर आपने लैपटॉप में कभी नोटिस किया होगा, आपकी फंक्शन की जो होती है Fn करके, उसके साथ यूज किया जाता है। अगर मैं शिफ्ट F11 प्रेस करी तो मैं शिफ्ट के साथ फंक्शन की, जब उसके बाद F11 प्रेस करी तब वो वर्क करती है। अदरवाइज किसी के भी लैपटॉप, हर किसी के लैपटॉप की अलग कंडीशन होती है, अलग कीबोर्ड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट भी होता है किसी के अंदर कि आप शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे डायरेक्ट भी वर्क करेगा, ऐसा नहीं है फंक्शन की के साथ ही करेगा। मैं अपने पर्सनल लैपटॉप की बात बता रही हूँ, जिसमें वो कभी डायरेक्ट भी करता है, जब मैं उसकी कुछ सेटिंग कर देती हूँ तो वो कई बार फंक्शन की के साथ भी F11 वर्क करता है। तो दोनों सिचुएशन मैंने आपको बता दिया है कि अगर नहीं वर्क करता है तो कहाँ मिस्टेक आप कर रहे हैं। तो शिफ्ट F11 न्यू वर्कशीट के लिए होता है। अब ये तो गई न्यू वर्कशीट की बात। यहाँ पर एक की शॉर्टकट की मैंने मेंशन नहीं किया। अगर मैं न्यू वर्कबुक ओपन करना चाहूँ तो उसके लिए आप प्रेस करेंगे कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से न्यू वर्कबुक, आप देख सकते हैं एकदम क्लीन, एकदम न्यू वर्कबुक है। कंट्रोल एन से एक न्यू वर्कबुक ओपन हो जाती है और शिफ्ट F11 से एक न्यू वर्कशीट ओपन हो जाती है। यहाँ पर ये दोनों अलग अलग वर्कबुक है, आप देख सकते हैं 3 वर्कबुक खुली हुई है। एक मैंने पहले ओपन की हुई थी, देन उसके बाद मॉड्यूल वाली ओपन की है, और एक अभी कंट्रोल एन के थ्रू मैंने एक न्यू वर्कबुक ओपन की है। तो यहाँ पर कंट्रोल एन से न्यू वर्कबुक ओपन हो जाती है और शिफ्ट F11 से एक न्यू वर्कशीट आपकी ओपन हो जाती है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की पर, ऑल्ट आई आर, ऑल्ट आई सी, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम। रो इंसर्ट करने के लिए, कॉलम इंसर्ट करने के लिए काफी सारी शॉर्टकट कीज होती है, कई सारे ऑप्शंस भी आपको प्रोवाइड है, लेकिन हर मतलब अगर आप ऑफिस 365 पर वर्क कर रहे हैं तो उस पर कुछ अलग शॉर्टकट की वर्क करती है। अगर आप जनरली यानी ऑफिस 365 2019-16 उससे पहले के पे वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑल्ट आई आर और ऑल्ट आई सी इजली चल जाएंगे। अदरवाइज मैं आपको वैसे भी 2 से 3 आपको शॉर्टकट कीज बताने वाली हूँ जिनसे आप इजिली इंसर्ट कर सकते हैं रोज एंड कॉलम्स, आपको जहां पर भी इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डेटा बना लिया है, डेटा क्रिएट कर लिया है, अब मुझे बाद में रिमेंबर होता है कि बाद में मुझे एक रो, इस रो के ऊपर साइड मुझे एक और रो इंसर्ट करना है। तो ये काम बाद में कैसे करेंगे आप, किस तरीके से, वहां पर अगर नहीं पता है किसी को रो इंसर्ट करना तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि सारा डेटा डिलीट करने के सोचेंगे या फिर क्या, कि यहाँ पर मुझे इसके ऊपर एक और डेटा जो मैंने मिस कर दिया है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर वापस क्या करना है, एक और रो इंसर्ट करना है। तो इसको सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद या फिर आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे, मैंने सेल पर क्लिक किया, प्रेस किया ऑल्ट आई आर, तो इसके ऊपर एक न्यू रो इंसर्ट हो गया। आप देख सकते हैं एक ब्लैंक न्यू रो इंसर्ट हो गया, बाकी का डेटा नीचे। अगर मुझे इसे डिलीट करना है, सिलेक्शन किया और प्रेस किया कंट्रोल माइनस, पूरा रो ब्लैंक रो डिलीट हो गया। किसी भी रो को डिलीट करना है, सपोज कीजिए यही रो है, मुझे इसकी नीड नहीं है तो मैंने कंट्रोल माइनस किया, ये डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड कर देंगे, वापस आ जाएगा। तो अगर आपको कोई भी न्यू रो इंसर्ट करना है तो वहां पर आप क्लिक करेंगे जिस भी सेल के ऊपर या किसी भी रो के ऊपर, आपको फोर्थ रो के और थर्ड रो के बीच में मुझे रो इंसर्ट करना है, तो मैंने फोर्थ रो पर अपना कर्सर क्लिक करके रखा और प्रेस किया यहाँ पर ऑल्ट आई आर, जिससे आपका रो इंसर्ट हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा, अगर ऑफिस 365 पर वर्क करें थोड़ी सी डिफरेंट शॉर्टकट की हो जाती है, तो वहां पर आप ये यूज कर सकते हैं कि आप यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस या कंट्रोल शिफ्ट प्लस। मैंने ऐसा क्यों बोला कंट्रोल प्लस या कंट्रोल शिफ्ट प्लस? देखिए जैसा कि मैंने कहा कीबोर्ड पर डिपेंड करता है कैसा कीबोर्ड है। यहाँ पर एक कीबोर्ड होता है जिसके अंदर साइड में नंबर्स की दी हुई होती है और देन अपर साइड नंबर की दी होती है सिंबल्स के साथ ऊपर। तो अगर आपके पास वो साइड में छोटे वाले जो नंबर कीज होते हैं वो नहीं है तो आपका जो वर्क करेगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस वर्क करेगा, और अगर साइड में अगर दिया हुआ है साइड में तो फिर कंट्रोल प्लस आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस या कंट्रोल शिफ्ट प्लस का यूज करेंगे। कि शिफ्ट का यूज हम कब करते हैं कि जब हमें सिंबल या नंबर की जरूरत होती है कि नंबर जो डायरेक्टली प्रेस होते हैं 1 2 3, नंबर के साथ जो सिंबल है उनका यूज करना है तो हम शिफ्ट का यूज करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑल्ट आई आर यहाँ पर वर्क करेगा इंसर्ट रो के लिए, या फिर कंट्रोल प्लस आप यूज कर सकते हैं और कंट्रोल माइनस का आप यूज कर सकते हैं। तो अगर मुझे कोई कॉलम इंसर्ट करना है, कॉलम इंसर्ट करने के लिए ऑल्ट आई सी, सेम है सिर्फ आर की जगह सी हमने रिप्लेस कर दिया है। रो इंसर्ट करने के लिए ऑल्ट आई आर और कॉलम इंसर्ट करने के लिए ऑल्ट आई सी। दोबारा एक्सप्लेन करें, कहीं पर भी किसी भी कॉलम पर क्लिक करेंगे कि मुझे इस कॉलम के साइड में कॉलम इंसर्ट करना है तो ऑल्ट आई सी मैंने प्रेस किया, लेफ्ट साइड एक न्यू कॉलम इंसर्ट हो गया, आप देख सकते हैं। अगर डिलीट करना है इसका सिलेक्शन करेंगे कंट्रोल माइनस, पूरा कॉलम डिलीट हो जाए।
जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो कोई सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऑल्ट आई सी प्रेस किया पूरा कॉलम इंसर्ट हो गया, लेकिन जब डिलीट कर रहे हैं तो पूरा सिलेक्शन करना पड़ रहा है, कंट्रोल माइनस। अगर आपको सिलेक्शन नहीं करना है तो आपके पास चॉइस होती है, कैसी चॉइस होती है, आप नीचे देखेंगे यहाँ पर इंसर्ट रो इंसर्ट कॉलम की दो और शॉर्टकट कीज है। अगर मैं इस सेल पर क्लिक करके रखती हूँ, प्रेस करती हूँ कंट्रोल प्लस, तो मेरे पास यहाँ एक बॉक्स आता है जिसमें वो मुझसे पूछता है कि आपको सेल इंसर्ट करना है, आपको रो इंसर्ट करना है, आपको कॉलम इंसर्ट करना है। आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। पहला है शिफ्ट सेल्स राइट, शिफ्ट सेल्स डाउन, एंटायर रो, एंटायर कॉलम। सुन करके मैं आपको दिखा देती हूँ, मैग्नीफाई करके इसको थोड़ा सा देखिए। शिफ्ट सेल्स राइट, शिफ्ट सेल्स डाउन, एंटायर रो, एंटायर कॉलम। ये फर्स्ट 2 ऑप्शन क्या है, शिफ्ट सेल्स राइट। अगर मुझे यहाँ पर एक सेल इंसर्ट करना है तो वो सेल इंसर्ट करने के लिए इस वाले सेल को राइट साइड जो शिफ्ट कर देगा। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ इसे करूंगी तो देखिए क्या हुआ, इस वाले जो सेल के अंदर कंटेंट था उसको राइट साइड शिफ्ट कर दिया यहाँ पर एक न्यू सेल इंसर्ट करने के लिए। सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, वापस से कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे। सेकंड है शिफ्ट सेल्स डाउन, ओके करेंगे। ये क्या करेगा, उसको डाउन साइड यानी नीचे की तरफ, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ डेटा जो है मूव हो गया है, डाउन साइड उसको शिफ्ट कर देगा एक न्यू सेल इंसर्ट करने के लिए। बाकी जो दो ऑप्शन है कंट्रोल प्लस, बाकी 2 ऑप्शन है यहाँ पे एंटायर रो एंटायर कॉलम। अगर मुझे एक पूरा कॉलम इंसर्ट करना है, पूरा रो इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर डायरेक्ट रो एंड कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी कुछ कीज थी इंसर्ट कॉलम और रोज इंसर्ट करने के लिए। अगर आप इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, इजी है तो ये हो जाएगी शॉर्टकट कीज। अब आप ये नहीं बोल सकते कि हमें इनकी नीड नहीं है, क्योंकि अगर डेटा पर काम करें तो ऑब्वियस सी बात है कॉलम रोज शीट को इंसर्ट करने की नीड होती ही है। अभी तक जो हम प्रोसेस लंबा करें तो उसको शॉर्ट कर सकते हैं, उसकी शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा डिमांड भी मेरे पास आती है कि मैम शॉर्टकट कीज इसकी क्या हो सकती है। तो शॉर्टकट की तो काफी डिमांड है। मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगी जिसमें एक्सेल की ऑलमोस्ट सारी, मतलब एक्सेल के अंदर जितनी शॉर्टकट कीज होती है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 3 चीजें मुझे आपको सेंड करनी है। फर्स्ट मॉड्यूल की शीट, सेकंड आपका सिलेबस, और थर्ड एक्सेल की ऑलमोस्ट टोटल जितनी शॉर्टकट कीज होती है वो मैं आपको 3 चीज आज क्लास के बाद सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। अब यहाँ पर कंट्रोल F1, यहाँ पर क्या है ऑल्ट विजिट क्या है, कंट्रोल F1 आप देख सकते हैं ये जो रिबन्स है, अगर आपको काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, डेटा थोड़ा सा आपको मैनेज कर देखना है, तो आप यहाँ से रिबन्स को इसको हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करती हूँ तो ये हाइड हो जाते हैं, वापस से डबल टैप किया अनहाइड हो जाते हैं। शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट की कंट्रोल F1, हाइड हो जाएंगे, कंट्रोल F1 से वापस अनहाइड भी हो जाएंगे। ये इसके लिए यूज की जाती है ऑल्ट विजिट। अब जूम तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ये जूम के लिए यहाँ से भी कर सकते हैं। आप साइड में देखिए स्क्रॉल बार के साइड में आपको ये जूम के लिए ऑप्शन दिया होता है, जूम आउट और जूम इन का, तो यहाँ से मैं जूम आउट जूम इन जितना करना चाहती हूँ कर सकती हूँ। लेकिन ऑल्ट विजिट क्या करता है, मैंने प्रेस किया ऑल्ट विजिट एक साथ नहीं है, आप ये ध्यान रखिएगा, ये ऑल्ट आई आर ऑल्ट आई सी ऐसा नहीं प्रेस कर रखने में ही, ऑल्ट प्रेस कर आपने छोड़ दिया, देन आई उसके बाद आर, ऐसे ही ऑल्ट विजिट है। जितनी भी ऑल्ट के साथ वाली कीज होती है वो कुछ इस तरीके से प्रेस की जाती है, ऑल्ट उसके बाद बी उसके बाद जेड, एक एक करके वन बाय वन, एक साथ नहीं, वन बाय वन इनको प्रेस करना होता है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं जूम के, 200% करना है, 100% करना है, मैग्निफिकेशन की आपको देख सकते हैं। लास्ट है कस्टम। कस्टम में क्या होता है, कस्टम में यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग के भी नंबर दे सकते हैं। मुझे यहाँ पर 155 चाहिए तो मैंने 155 एंटर किया, एंटर 155% आपका ये। तो कस्टम में आप अपने अकॉर्डिंग जितना जूम आउट जितना जूम करना है उतना आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ऑल्ट वी जेड इसकी शॉर्टकट की है, ऑल्ट वी जेड। अब ये वाली जो है ये वाली देख लेते हैं, ये वाली शॉर्टकट की कैसे वर्क करती है, कंट्रोल राइट एरो डाउन एरो। तो एरोज होते हैं आपके कीबोर्ड में, उन एरोज के साथ हम क्या कर सकते हैं। अभी क्लास की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि एक्सेल के अंदर 10,48,576 रोज होते हैं, देन कॉलम्स होते हैं। अब ये प्रूफ क्या है इसका देखना अगर हम चाहें तो किस तरीके से जाएंगे, आप स्क्रॉल करके जाएंगे लास्ट तक नहीं, स्क्रॉल कर तो नहीं जाएंगे, काफी टाइम लग जाएगा। कैसे जाएंगे यहाँ पर, इसके लिए आप प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ डाउन एरो, तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं लास्ट रो पर, जहां पर एक्सेल के लास्ट रो खत्म होता है वहां पर आप आ गए। 10,48,576 नंबर आप देख सकते हैं, ये नंबर है लास्ट वो है ये एक्सेल का, जहाँ पर एक्सेल की स्प्रेडशीट जो है वो खत्म हो जाती है। तो आप देख सकते हैं नंबर जो मैंने आपको बताया कि करेक्ट है, इसका मतलब ये लास्ट रो है, यहाँ पर ये एक्सेल की स्प्रेडशीट खत्म है एकदम। अब वापस से ऊपर जाना है, कंट्रोल के साथ यहाँ पर आप प्रेस करेंगे अपर एरो, देन ऊपर साइड आप देख सकते हैं टॉप पर आ जाएंगे यानी फर्स्ट ऊपर। ऐसे ही अगर लास्ट में जाना आपको देखना लास्ट कॉलम कौन सा है, तो कंट्रोल के साथ राइट एरो मैंने प्रेस किया है राइट साइड, तो आप देख सकते हैं XFD। अब ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, आप सोचेंगे ये इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है।
जो नीड होती है एक्सेल में, ये सब चीजें आपके इंटरव्यूज में पूछी जाती है कि अगर आप हमें लास्ट कॉलम पूछना है या नंबर ऑफ रोज कितनी होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी होती है एक्सेल के अंदर, या फिर जो लास्ट कॉलम है उसका क्या नाम है, मतलब क्या उसका लेटर किस लेटर से डिफाइन किया जाता है, तो एक्स एफ डी। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए एक्सेल के बारे में। कंट्रोल लेफ्ट एरो से वापस आपको पता है फर्स्ट पे आ जाएगी। फर्स्ट कॉलम की बात करें, ये मैंने मर्ज किया हुआ है, ये पूरा ये 3 कॉलम मर्ज के वजह से ये हेडिंग को सिलेक्शन कर रहा है। अब सेकंड नीड इसकी क्या है, देखिए आपके पास काफी डेटा है, सपोज कीजिए 10 लाख नंबर्स में या कई नंबर्स में, ह्यूज नंबर्स में आपके पास डेटा है। तो अगर मुझे उस डेटा के लास्ट ऊपर जाना है, 10,000 कुछ नेम्स आपने लिए हुए हैं, 10,000 पीपल्स के कुछ नेम आपने लिए हुए हैं, देन जो लास्ट वाला है 10,000 जो है उस पर आपको मूव करना है, तो आप कैसे जाएंगे? इतना बड़ा डेटा हो सकता है क्या होता है, इसलिए एक्सेल की नीड पड़ती है कि जब हम बड़े डेटा पर काम करते हैं। तो अगर अभी तक में आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैं ब्लैंक पर काम करती, कंट्रोल डाउन एरो तो क्लास में जा रहा था, मैं ब्लैंक पर वर्क करती। अगर मैं यही चीज डेटा पर करती हूँ, यहाँ पर डेटा है, कंट्रोल डाउन एरो, तो कहाँ पर मूव हुआ? आपके डेटा के लास्ट सेल पर। जब ये काम हम डेटा पर करते हैं तो डेटा के लास्ट सेल पर सबसे पहले जाता है, देन उसके बाद जब सेकंड टाइम करेंगे तो सेकंड टाइम में वो लास्ट रो पर जाएगा, कंट्रोल के साथ ऊपर एरो, तो जो डेटा का लास्ट सेल है उस पर आएगा, देन उसके बाद फर्स्ट वाले पर आएगा। तो अगर डेटा पर हम ये काम कर रहे हैं कंट्रोल के साथ अप राइट लेफ्ट और क्या कहते हैं डाउन साइड एरोस का यूज करें, तो पहले डेटा के लास्ट रो लास्ट कॉलम या फिर जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात करें उस पर मूव करेगा, देन उसके बाद शीट पर जाएगा। तो डेटा में अगर हमें फाइंड आउट करना है लास्ट सेल कौन सा है, लास्ट रो कौन सा है, तो कंट्रोल डाउन एरो, तो डेटा पर सबसे पहले लास्ट रो पर जाएगा, देन जब सेकंड टाइम प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ डाउन एरो, सेकंड टाइम में वो लास्ट वाले पर जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये था आपके डेटा पर वर्क करना। अब लास्ट की 2 शॉर्टकट कीज, कंट्रोल स्पेस स्पेस। कंट्रोल स्पेस से क्या होता है? कंट्रोल स्पेस, ये मेरा पूरा कॉलम मर्ज है, जैसे कि मैंने कहा। अगर मैं किसी ब्लैंक पर करती हूँ तो फिर आपको बताती हूँ। कंट्रोल स्पेस पूरा कॉलम सिलेक्शन के लिए कंट्रोल स्पेस का यूज किया जाता है, और शिफ्ट स्पेस पूरे रो के सिलेक्शन के लिए, एंटायर रो सिलेक्शन के लिए शिफ्ट स्पेस का यूज किया जाता है। और अगर मैं दोनों एक साथ प्रेस करूँ, मतलब मैंने सिलेक्शन किया कंट्रोल स्पेस, सिलेक्शन रखा शिफ्ट स्पेस, तो पूरी शीट का सिलेक्शन होता है। ये थी आपकी बेसिक शॉर्टकट कीज। इतनी ही नहीं है, बहुत सारी शॉर्टकट कीज होती है एक्सेल के अंदर, वो सारी का मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, और वन बाय वन जैसे जैसे क्लासेस होती रहेंगी मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगी कि शॉर्टकट कीज का यूज करूं और आपको बताऊं। आप वन बाय वन साइड बाय साइड उसको नोट करते रहेंगे तो रिमेंबर रहेगा कि हमने इस ऑप्शन के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया था। अब लास्ट में आपको बताया, जैसे मैंने आपको बोला था कि शॉर्टकट कीज इनबिल्ड होती है, पहले से हमें कुछ दी हुई है। अगर आपको नहीं पता तो शॉर्टकट कीज किस तरीके से आप जनरेट कर सकते हो, तो एक्सेल के अंदर या वर्ड के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी जब हम प्रेस करते हैं ऑल्ट ऑल्ट प्रेस करने पर आप एक चीज नोटिस करेंगे मेरी स्क्रीन पर, यहाँ पर कुछ कीज पॉपअप हो गई, आप देख सकते हैं FHNJIPMA, ये कीज यहाँ पर कुछ लेटर्स है अल्फाबेटिकल, आप देख सकते हैं ऑर्डर में, यहाँ पर ये पॉपअप हो गया। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से ऑप्शन पे काम करेंगे। सपोज कीजिए मुझे डेटा पर बॉर्डर लगाना है, वो भी शॉर्टकट की हेल्प से। बॉर्डर लगाने की कोई शॉर्टकट की तो नहीं है आई थिंक, तो मैं खुद से जनरेट कर रही हूँ। सिलेक्शन किया, ऑल्ट प्रेस किया, अब ऑल्ट के बाद सेकंड मुझे अगर होम पे जाना है, होम पे जाने के लिए क्योंकि बॉर्डर जो अप्लाई करते हैं वो होम टैब से किया जाता है, देन एच प्रेस किया। अब एच के बाद मुझे बॉर्डर वाले ऑप्शन पे जाना है, तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं क्या है बी, मैंने बी प्रेस किया। अब मुझे इस पे कौन सा बॉर्डर अप्लाई करना है, मुझे अप्लाई करना है ऑल बॉर्डर, जिसके लिए ए, तो ऑल्ट एच बी ए मैंने खुद से जनरेट किया और पूरा बॉर्डर लगता रहा। ऑल्ट प्रेस करने के बाद आपको जिस भी ऑप्शन पे जाना है शॉर्टकट की के थ्रू आप जा सकते हैं। अब मुझे इंसर्ट टैब पर जाना है तो मैंने एन किया, एन के बाद मुझे पिक्चर पर जाना है तो मैंने पी प्रेस किया। यहाँ पर लेटर्स आपको दिखाता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको लेटर्स ऑलरेडी पॉपअप करके दिखाता है जब भी आप ऑल्ट प्रेस करके। पी मैंने प्रेस किया पिक्चर के लिए, अब जो पिक्चर लेनी है वो पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट कीज खुद से क्रिएट की जाती है, फिर आप यहाँ से यूज कर सकते हैं इस तरीके से, ऑल्ट प्रेस करने के बाद किस ऑप्शन पे जाना है और किस तरीके से उसका यूज करना है, राइट। तो ये आपकी शॉर्टकट कीज थी। इसके बाद हम थोड़ा सा डेटा किस तरीके से एंटर करते हैं, नंबर्स कैसे एंटर करते हैं, डेटा जो मैनेज करते हैं वो किस तरीके से किया जाता है, बेसिक फंक्शन वो मैं आपको बता। तो शॉर्टकट कीज क्लियर है सभी को, आगे बढ़ते हैं। बेसिक फंक्शन अभी यहाँ पर ना छोटा सा मार्कशीट का डेटा क्रिएट किया, मार्कशीट क्यों लिया हुआ है, कुछ और बड़ा डेटा क्यों नहीं लिया मैंने, जैसा कि मैंने आपको कहा कि देखिए सबसे पहले ना मेरा पर्पस ये है कि आपको चीज जो है समझ में आनी चाहिए।
सबसे इम्पोर्टेंट हुआ है। तो जितना इजी डेटा हो सकता है, जितना इजीएस्ट वे हो सकता है उसको समझाने का, उतना इजी मैं रख रही हूँ। फिर आगे जब हम वर्क करेंगे तो थोड़ा सा कॉर्पोरेट लेवल का डेटा, जैसे ऑफिस का या बिजनेस पर्पज का जो डेटा होता है वो मैं क्रिएट करने वाली हूँ। अभी स्टार्टिंग में मैंने इजी इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मुझे डेटा क्रिएशन बताना है कि किस तरीके से और क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो सीरियल नंबर है, नेम ऑफ स्टूडेंट है जिसमें मैंने अल्फाबेटिकल लिया है, कुछ नहीं है, सब्जेक्ट के मार्क्स, देन उसका टोटल, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, एवरेज कैसे निकाला है वो देखना है। तो न्यू शीट ले रही हूँ, न्यू शीट में मैं ये डेटा क्रिएट करने वाली हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैं क्रिएट करके दिखाने वाली हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर टाइप करने में जो प्रॉब्लम आती है, देखिए सीरियल नंबर टाइप करने की मैं आपको 3 वेज बता रही हूँ, वैसे तो काफी होते हैं सीरियल नंबर डालने के कुछ ऑप्शन, मैं आपको आज 3 तरीके बताने वाली हूँ सीरियल नंबर डालने की। सबसे पहले तो हम किस तरीके से डालते हैं, 1 देन 2 देन उसके बाद आप क्या करते हैं, बेसिकली ज्यादातर अभी तक हम यही कर रहे हैं, 1 2 देन उसके बाद सिलेक्शन किया और नीचे ड्रैग करके 10 सीरियल नंबर आ गए। लेफ्ट यहाँ पर सिलेक्ट करके दोबारा बता रही हूँ, फर्स्ट यहाँ पे क्या था 1 2 मैंने डाला, डिलीट कर देते हैं, 1 एंटर देन 2, उसके बाद सिलेक्शन किया और उसको नीचे मैंने ड्रैग कर दिया 10 तक ड्रैग करने पर ये 10 तक सीरियल नंबर मेरे आ गए। क्लियर। अब यहाँ पर दूसरा जो वे होता है वो होता है, मैंने 1 टाइप किया, 1 को ही मैंने नीचे ड्रैग किया, ड्रैग करने पर यहाँ पर साइड में आप ये ऑप्शन देख रहे हैं, ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये वाला ऑप्शन फिल सीरीज वाला ऑटो फिल ऑप्शन है। यहाँ पर ऑटो फिल पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फिल सीरीज, मतलब जो नंबर है वो मुझे सीरीज में फिल करनी है। फिल सीरीज पर मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, 1 2 3 4 यानी नंबर्स में आपका डेटा फिल हो गया सीरीज के अंदर, 1 2 3 4 5 6। हमने 1 को ही ड्रैग किया था क्योंकि एक्सेल के अंदर क्या होता है, जब भी हम किसी चीज को ड्रैग करते हैं, अगर मैंने फर्स्ट सेल में 1 लिखा है, नीचे कहाँ तक ड्रैग करूंगी वो मुझे 1 ही देगा। अगर मैं कोई नाम लिखती हूँ, मैंने यहाँ पर नाम लिखा, सपोज कीजिए मैंने नाम लिखा राहुल और मैं राहुल को नीचे ड्रैग कर रही हूँ, तो राहुल भी सारे सेल्स में इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं इसको ऑटो फिल नहीं कर सकती क्योंकि वो फिल सीरीज राहुल को क्या ही सीरीज में फिल करेगा, नंबर्स को सीरीज में फिल कर सकता है। तो जब मैंने 1 टाइप करके उसको नीचे ड्रैग किया, ड्रैग करने पर मुझे एक ऑप्शन यहाँ पर दिखता है ऑटो फिल का, मैंने उस पर क्लिक किया और फिल सीरीज कर दिया, नंबर फिल हो गया। अब सपोज कीजिए आपको 10,000 तो आपको 10 लाख तक नंबर सीरियल नंबर चाहिए, डेटा इस तरीके का बनाना है जिसमें 10 लाख तक सीरियल नंबर चाहिए, तो आप 10 लाख तक ड्रैग करते रहिए, या फिर 10 आपने यहाँ पर 1 डाला देन 2 उसके बाद एंटर किया, और 1 2 हम क्यों एंटर करते हैं कि उसको समझ में आ जाता है एक्सेल को कि हम सीरियल नंबर की बात करें कि सीरीज वाइज नंबर फिल हो रहे हैं। तो इन दोनों का सिलेक्शन करके आप 10 लाख के नीचे ड्रैग करेंगे, नहीं ना। तो इजी जो तरीका है वो मैं आपको अगर बताऊं तो क्या है इसका इजीएस्ट वे, यहाँ पर हमने 1 टाइप किया, 1 टाइप करने के बाद आपको इसी सेल पर क्लिक करना है वापस से, होम टैब के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है फिल का, यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट कॉर्नर में, टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिल, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है सीरीज, सीरीज पर आप जाएंगे, सीरीज पर जाने के बाद 2 ऑप्शन है, फर्स्ट रोज सेकंड कॉलम्स। अब मुझे नंबर्स, अगर मैं रोज पर क्लिक करती हूँ तो नंबर्स ऐसे हॉरिजॉन्टली मेरे सारे फिल हो जाएंगे, जहाँ तक मैं चाहती हूँ हॉरिजॉन्टली मतलब इस रो के अंदर ऐसे। अगर मुझे नंबर वर्टिकली फिल करना है तो मुझे कॉलम्स चूज करना होगा कि मुझे नंबर्स कॉलम में फिल करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, नंबर कॉलम्स चूज किया, स्टेप वैल्यू में मैंने 1 डाला, ऑलरेडी 1 ही थी, उसकी मुझे नंबर्स कहाँ से स्टार्ट करने हैं बेसिकली, तो मैंने स्टेप वैल्यू के अंदर 1 एंटर किया। स्टॉप वैल्यू में क्या चूज करेंगे कि नंबर्स आपको एंड में कहाँ तक चाहिए, स्टॉप वैल्यू बेसिकली क्या होनी चाहिए नंबर्स की, तो स्टॉप वैल्यू में मैंने यहाँ पर 100 डाल दिया। आप 1000 भी ले सकते हैं, 10 जितने आपको नंबर्स चाहिए उतने नंबर्स ले सकते हैं, मैंने इसलिए मैं 1000 डाल दी, मैंने 1000 स्टॉप वैल्यू में डाला। जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगी और यहाँ पर टाइप में आप लीनियर ही चूज करेंगे, लीनियर ये चूज करेंगे, ओके कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं 1 से लेके 1000 तक, जहाँ तक आप स्क्रॉल करके आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए, ये देखिए 1000 तक नंबर फिल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, फिल सीरीज में आप नंबर जहाँ तक चाहे वहां तक फिल कर सकते हैं। मैंने 1 डाला, 1 पहले आपको एंटर करना होगा, 1 ये सबसे जरूरी है कि मैंने 1 एंटर किया। होम टैब के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है फिल का, उसके बाद आप सीरीज पर जाएंगे, सीरीज पर जाने के बाद कॉलम्स पे जाएंगे, स्टॉप वैल्यू कहाँ तक नंबर फिल करने, 1000 तक करने हैं, 10,000 तक करने, जहाँ तक भी नंबर फिल करने हैं आप स्टॉप वैल्यू में उतनी नंबर डालेंगे। यहाँ पर लीनियर ऑलरेडी वो सिलेक्टेड रखता है वैसे, लेकिन आप कॉलम्स और रोज का ध्यान रखेंगे। अगर रोज का सिलेक्शन करते हैं, चलिए मैं रो का दिखा देती हूँ, ये अभी हमने कॉलम का तो कर लिया, रोज में अगर मैं करती हूँ कर दूँ तो नंबर आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टली आपके नंबर जो फिल हो गए, हमें वर्टिकली नंबर चाहिए, कॉलम में नंबर चाहिए, नंबर आपके फिल हो गए इस तरीके से 10,000 तक, करेक्ट।
तो ये नंबर फिल करने का ऑप्शन है। इसके अंदर और भी कई सारे ऑप्शन होते हैं सीरीज के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि ग्रोथ, डेट, ऑटो फिल किस तरीके से वर्क करते हैं। अब यहाँ पर स्टॉप वैल्यू देखिए, ये ना ये नहीं दिख रहा है कि काउंटिंग हम फिल कर रहे हैं 1 2 3 नंबर्स। अगर मैं यहाँ पर 2 डालती हूँ, सपोज कीजिए मैंने 2 डाला, 2 मैंने एंटर किया, 2 एंटर करने के बाद मैंने वापस से हम फिल पर गए, सीरीज पर गए और मैंने कॉलम चूज किया, स्टॉप वैल्यू में मैंने डाला 2 और सॉरी स्टेप वैल्यू में मैंने 2 एंटर किया है और स्टॉप वैल्यू में मैंने 100 एंटर किया है और ओके कर दी। तो यहाँ पर क्या कर रहा है 2 4 6 8 10 12 14, ये क्या करता है कि ये लीनियर वाइज है, ये 1 ऐड करता है। जब हमने 1 एंटर किया तो वो 1 क्या कर रहा है, उसको ऐड करता जा रहा है कि 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5। ऐसे ही मैंने जब स्टेप वैल्यू में 2 डाला तो वो आप 2 का एंटर करें, 2 + 2 4 + 2 6। तो इस तरीके से लीनियर का मतलब ये है कि जो भी स्टेप वैल्यू में नंबर डालेंगे, जो भी नंबर यहाँ पर होगा वो उतने नंबर उसके अंदर ऐड करता जाएगा। बेसिकली ये कर रहा है, काउंटिंग वाइज नहीं देख रहा है। वो 1 है, अगर हमने 1 डाला स्टेप वैल्यू में तो वो 1 बाय 1 नंबर ऐड कर रहा है कि हर नंबर में 1 ऐड करता जा रहा है, जिसकी वजह से आपके नंबर सीरीज में आ रहे हैं। अगर आप 2 डालते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि 2 डालने से क्या होगा, 2 नंबर ऐड करेगा हर नंबर में, 3 डालेंगे तो 3 ऐड करेगा हर नंबर के अंदर। तो बेसिकली ये कारण है इसका। अब इसके अंदर ग्रोथ भी काफी सारे ऑप्शन है, वो तो हम देखेंगे जब हम आगे करेंगे इसको। अभी मैं यहाँ पर, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, 5 या 7 नेम चाहिए, मैंने यहाँ पर ये ले ली 8। अब नेक्स्ट है नेम ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग ली है नेम ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने नेम ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर डाला है। अब ये डालने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर सब्जेक्ट के मार्क्स मुझे चाहिए, तो वो मैं यहाँ पर एंटर करूंगी। ये करने के बाद अब सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, देखिए यहाँ पर मैंने क्या डाला, सब्जेक्ट 1 मार्क्स मुझे एंटर करने हैं। अभी यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करने वाली हूँ, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से नोटिस कीजिएगा। सब्जेक्ट 2 देन सब्जेक्ट 3, 3 सब्जेक्ट के मुझे मार्क्स चाहिए। अब 3 सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए, साथ में मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, मुझे टोटल मार्क्स निकालने, तो मैंने यहाँ पर डाला टोटल। देन उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स, मैंने डाला मैक्स, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। उसके बाद मिनिमम मार्क्स की मिनिमम किसकी है, तो उसके लिए भी मैंने शॉर्ट में यूज किया है टोटल मैक्सिमम मिनिमम। उसके बाद मुझे काउंट का फंक्शन भी आपको बताना, तो मैंने काउंट का यूज किया, काउंट करने के टोटल कितने मार्क्स हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हमें एवरेज भी देखना है, एवरेज। उसके बाद परसेंटेज, तो परसेंटेज भी मैंने यहाँ पर ले लिया। तो ये सारी चीजें मुझे ऐड करनी है। अब सबसे पहली बात कि जब भी आप डेटा एंटर करते हैं तो डेटा एंटर करने में प्रॉब्लम क्या आती है कि कॉलम रेट आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे ये सेल से बाहर जा रहा है, नेम ऑफ स्टूडेंट मैंने डाला, आप देख सकते हैं ये सेल की विड्थ के अकॉर्डिंग सेट नहीं है कंटेंट। तो आप कैसे सेट करते हैं कॉलम विड्थ, बेसिकली जो भी आप में से जो भी एक्सेल का काम कर रहे हैं वो कॉलम विड्थ कैसे सेट करते हैं, आप इस तरीके से सेट करते हैं, या फिर डबल टैप करते हैं, या फिर आपके पास कोई और ऑप्शन होगा, आपको पता है कि फॉर्मेट पे जाके ऑटो फिट कर देते तो हो जाता है। 1 बाय 1 कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जितना भी मेरा कंटेंट है उस कंटेंट के अकॉर्डिंग मेरा जो डेटा है वो सेट हो जाए। देखिए यहाँ परसेंटेज भी क्या है, इस कॉलम से बाहर जा रहा है, इस सेल से, क्योंकि सेल का साइज उतना ही होता है। अब उस सेल के साइज के अकॉर्डिंग अगर डेटा बढ़ा है तो वो डेटा बाहर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट पूरा नहीं आ रहा है, हाइड हो गया, लेकिन दिखा रहा है फॉर्मुला बार में कि इसके अंदर पूरा क्या लिखा हुआ है इस सेल के अंदर, करेक्ट। मैंने इस पर टिक किया, टिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये सभी सेल्स को सिलेक्ट करना है जिनका भी आपको कॉलम विड्थ जो है वो सेट करनी है, और उसके बाद प्रेस क्या करना है, ऑल्ट एच ओ और उसके बाद आई, ऑल्ट एच ओ आई मैंने प्रेस किया, शॉर्टकट की है मैंने यहाँ से देखी है, मैंने खुद देख के कर आई कि ऑल्ट के बाद होम टैब पर जाएंगे, इसके लिए एच ओ से आपको जाना है फॉर्मेटिंग पर, ऑल्ट एच ओ आई क्या करता है, आई करता है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, जिससे मेरी कॉलम की विड्थ उतनी सेट हो जाएगी जितना मेरा कंटेंट है उसके लिए। कंटेंट के अकॉर्डिंग कॉलम विड्थ एक ही बारे में सेट होता है। आपके पास काफी सारे कॉलम्स का डेटा है, काफी सारे रोज का डेटा है, आपको डेटा सेट करना कि रो हाइट और कॉलम विड्थ सेट हो जाए एक ही बारे में, शॉर्टकट की टेक्निक, तो वो आप यूज कर सकते हैं। ऑल्ट एच ओ आई कॉलम विड्थ के लिए और ऑल्ट एच ओ ए रो हाइट के लिए, कि अगर मुझे रो हाइट भी मैनेज करनी, जैसे ये मेरा यहाँ पर ये कंटेंट है अभी तो सेट है, सपोज कीजिए मैं यहाँ पर बड़ा छोटा कर देती हूँ इसको, कई बार डेटा ऐसा मैच हो जाता है जब हम डेटा एंट्री करते हैं, तो ये इस तरीके से हो जाता है। मैंने इसका सिलेक्शन किया और प्रेस किया ऑल्ट एच ओ ए, तो यहाँ पर रो की हाइट भी सेट हो गई। कॉलम की विड्थ सेट करने के लिए ऑल्ट एच ओ आई, जैसा कि मैंने कहा प्रेस कर नहीं रखना है, एक एक करके प्रेस करना है, पहले ऑल्ट प्रेस कर छोड़ दिया, उसके बाद ऑल्ट एच ओ आई एक एक करके प्रेस करेंगे तो डेटा कुछ इस तरीके से आपका दिख जाता है, करेक्ट। अब देख सकते हैं कितना क्लीन डेटा लग रहा है, मतलब जितना कंटेंट है उतनी ही मेरी कॉलम की विड्थ है। अब यहाँ पर नेम डालना चाहते हैं तो मैंने नेम का क्या किया, मैंने नेम जो है लेटर्स में लिया, इस तरीके से A B C D, मतलब डेटा क्योंकि मैं आपको
एक्सप्लेन करने के पर्पज से क्रिएट कर रही हूँ। अब सब्जेक्ट के मार्क्स मुझे एंटर करने हैं। सपोज कीजिए कोई डेटा आप किसी भी तरीके से कोई नंबर्स आप कोई वैल्यूज रैंडमली फिल कर रहे हैं, तो रैंडमली अगर मुझे नंबर यहाँ फिल करने, तो मैं ऐसे करूँगी 23, देन 45, देन 67 या 57, मुझे कुछ भी नंबर्स एंटर करने हैं। अभी तो 3 सब्जेक्ट है मेरे पास, 4, 5 या 6 सब्जेक्ट्स होते, तो मैं अभी एक एक करके डेटा के अंदर नंबर्स फिल करती हूँ नहीं। एक्सेल आपको एक फंक्शन प्रोवाइड करता है रैंड बिटवीन, से आप नंबर्स रैंडमली फिल कर सकते हैं। और इसको समझाने के पर्पज से मैं आपको ये भी बताऊंगी कि नंबर्स या फंक्शन किस तरीके से डेटा में फिल किया जाता है। यहाँ पर मैंने सिलेक्शन किया इस पूरे सेल का, इन सभी सेल्स का एक साथ, और जिसमें भी मुझे नंबर्स फिल करने हैं। सिलेक्शन करने के बाद मैंने यूज किया इक्वल टू रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन फंक्शन का मैंने यूज किया। रैंड बिटवीन फंक्शन क्या करता है, रैंडम नंबर्स फिल करता है जिस रेंज में आपको चाहिए। जिस रेंज में मतलब बॉटम नंबर और टॉप नंबर आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब कि आप चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि 28 से 99 तक नंबर्स है। बेसिकली एक मार्कशीट में ऐसे नंबर्स होते हैं 100 तक, तो मैंने नंबर लिया रेंज में, यानी बॉटम में मैंने लिया 28, कॉमा टॉप में मैंने लिया 99, कि 28 से 99 के बीच में मुझे नंबर्स इसके अंदर चाहिए। ब्रैकेट क्लोज किया। अगर मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ तो एंटर से क्या होगा, देखिए एंटर से सिर्फ एक सेल में फिल हुआ है, सिर्फ एक सेल में वैल्यू फिल हुआ है। अगर मैं दोबारा ये फंक्शन आपको बताऊँ, डिलीट कर देती हूँ। यहाँ से मैंने सभी का सिलेक्शन किया इक्वल टू रैंड बिटवीन बॉटम टॉप, बॉटम में 28 लिया, कॉमा 99 ब्रैकेट बंद। जब भी आप ऐसे रेंज ऑफ सेल्स का सिलेक्शन करके और फॉर्मूला एक पर अप्लाई करके और आपको चाहिए कि एक ही बार में सभी के अंदर फिल हो जाए वैल्यू, तो आप एंटर नहीं, आप प्रेस करेंगे कंट्रोल एंटर। जैसे मैंने पहले मैंने एंटर प्रेस किया था तो सिर्फ एक फर्स्ट सेल में मेरा फॉर्मूला फिल हुआ था। अब मैंने क्या किया, कंट्रोल एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर जितने सेल्स का मैंने पहले सिलेक्शन किया उतनी सभी सेल्स के अंदर वैल्यूज जो है वो फिल हो गई है। आप देख सकते हैं कंट्रोल एंटर से क्या होता है, जितना भी आपने सिलेक्शन किया हुआ है कंट्रोल एंटर से उतनी सिलेक्शन के अंदर फॉर्मूला फिल हो जाता है। अगर फॉर्मूला जो मैंने फर्स्ट मिस्टेक की है तो वापस से डिलीट नहीं करना, उसके लिए भी एक है ऑप्शन। एक्सेल आपको सब कुछ प्रोवाइड करता है, सारे प्रॉब्लम्स है तो सोल्यूशन सारे उसको देता है पहले से। रैंड बिटवीन वापस से अप्लाई करेंगे 28, 99 मार्क्स आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसे नहीं मैं बार बार 28, 99 ले रही, कुछ भी आप टॉप बॉटम में वैल्यूज रख सकते हैं। मैंने एंटर प्रेस किया। अब मुझे डाउन साइड भी फिल करना है, राइट साइड भी नंबर फिल करना है। तो जब भी आपको फॉर्मूला डाउन साइड फिल करना होता है तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल डी, राइट साइड फिल करना है तो कंट्रोल आर। कंट्रोल डी क्या करता है, नीचे की तरफ जो भी फर्स्ट में फॉर्मूला उसको फिल कर देता है, और राइट साइड फिल करना है तो कंट्रोल आर से फॉर्मूला नहीं कोई भी वैल्यू, सपोज कीजिए परसेंटेज यहाँ पर लिखा है, मैंने इतनी एरिया का सिलेक्शन किया और प्रेस किया कंट्रोल डी। जैसे हम ड्रैग वाला काम होता है ना, वो ड्रैग वाला काम भी शॉर्टकट किए कंट्रोल डी, तो सभी के अंदर परसेंटेज भी कर दिया। राइट साइड अगर करना है तो जितना सिलेक्शन करेंगे कंट्रोल आर, तो राइट साइड में उतना फिल करता है। वही मैंने फॉर्मूला पर अप्लाई किया। अब ये सिलेक्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सिलेक्शन के अंदर यहाँ तो आपको वैल्यूज दिख रही है, लेकिन फॉर्मूला बार के अंदर आपको क्या दिख रहा है, एक फॉर्मूला या एक फंक्शन दिख रहा है। अब स्टार्टिंग स्टेज में बार बार फॉर्मूला फंक्शन दो चीजें रिपीट करें, फॉर्मूला कभी फंक्शन, कभी फॉर्मूला कभी फंक्शन। फॉर्मूला और फंक्शन में डिफरेंस क्या है, देखिए हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो दोनों को एक बार में फॉर्मूला या फंक्शन बोल देते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, जो फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया, जब भी हम मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज करें, सिंबल का यूज करें, जैसे मैंने यहाँ इक्वल टू 5 + 4 इस तरीके का मैं यूज करी, तो ये फॉर्मूला है जिसके अंदर मैंने कुछ ना कुछ सिंबल का मेथड यूज किया, जैसे कि प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, मैंने खुद से अप्लाई किया। सेकंड, अगर मैं यहाँ करती 3, यहाँ पर मैंने किया 4, और मुझे इसका सम करना है इक्वल टू सम फंक्शन, क्योंकि एक्सेल के अंदर प्री डिफाइन है, पहले से ही एक्सेल ने मुझे डिफाइन कर दिया है कि 2 नंबर का सम करने के लिए सम फंक्शन का यूज किया जाता है, या 3 जितने भी नंबर्स का सम करना है। सिलेक्शन करेंगे, कोई सिंबल का यूज नहीं किया, कुछ मैंने प्लस माइनस का यूज नहीं किया, फंक्शन का यूज किया अंदर, तो ये फंक्शन है। फॉर्मूला क्या होता है कि जिसमें आपने कुछ भी मैथमेटिकल सिंबल का यूज किया वो फॉर्मूला है, और फंक्शन के एक्सेल के अंदर प्री डिफाइंड है, उसको हम फंक्शन बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं बोल सकते फॉर्मूला को फंक्शन, फंक्शन को फॉर्मूला, वो तो हम जब बात करते हैं तो बोल देते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी एंटर कर रही थी, ये वैल्यूज चेंज हो रही है। मैंने यहाँ सम अप्लाई किया, मैं सम फंक्शन का यूज करी, मुझे सम करना है, टोटल करना है नंबर्स का, कि ए स्टूडेंट जो है उसके तीनों सब्जेक्ट में कितने मार्क्स की, ब्रैकेट बंद किया। जैसे ही मैं एंटर करूंगी, एंटर करने के बाद वैल्यूज बार बार चेंज हो रही है, आप नोटिस करेंगे वैल्यूज बार बार चेंज हो रही है। मैं इसको ड्रैग कर देती हूँ, फिर से वैल्यूज चेंज हो गई। रैंड बिटवीन फंक्शन का एक डिसएडवांटेज है
वो क्या करता है कि आपने रैंड बिटवीन फंक्शन अप्लाई तो कर दिया, लेकिन जितनी बार आप उसको कुछ भी काम करेंगे बार बार वैल्यू चेंज होती रहती है। अगर मुझे इसको स्टॉप करना है तो इसको स्टॉप करने का एक तरीका है, आप क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद कॉपी करेंगे, मैंने कंट्रोल से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा पेस्ट ऑप्शंस। यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन में सेकंड वाला है वैल्यूज, वैल्यूज पर आप क्लिक करेंगे। दोबारा बता रही हूँ, कंट्रोल डेटा सेलेक्ट किया, कंट्रोल से कॉपी किया, राइट क्लिक किया और पेस्ट ऑप्शन में जाकर सेकंड वाला ऑप्शन मिलेगा वैल्यूज, या फिर सेकंड थर्ड भी हो सकता है, हर किसी के एक्सेल में डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पर वैल्यूज में मैं इसको पेस्ट करी। किसी भी फॉर्मूला को वैल्यूज में पेस्ट करने का मतलब ये है कि उस पर से फंक्शन हट जाता है, सिर्फ वैल्यूज मिल जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं रैंड बिटवीन फंक्शन पर अप्लाई था, फॉर्मूला बार में दिखता है कि कौन सा फंक्शन लगाया, यहाँ पर कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यूज रह गई है और फंक्शन हट गया है। तो इस पर अब सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज है, कोई भी फंक्शन नहीं है। तो ये आप कभी भी चेंज नहीं होगा, यानी अगर मैं कोशिश भी करती हूँ तो ये वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज रह गई है। रैंड बिटवीन फंक्शन यहाँ से हट चुका है, अब वो यहाँ पर नहीं है। आप कर सकते डबल क्लिक करके, कोई फंक्शन नहीं, सिर्फ वैल्यूज लगे। ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पर सम फंक्शन अप्लाई किया तो फॉर्मूला बार के अंदर हम नोटिस कर सकते हैं कि सम फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पर इसको भी वैल्यू में पेस्ट कर देती हूँ तो सिर्फ वैल्यूज रह जाएंगी और सम फंक्शन हट जाएगा। ये किस लिए जरूरत होती है इसकी, सपोज कीजिए आपने डेटा पर काम कर लिया, फंक्शन अप्लाई हो गए, सारी वैल्यूज निकल गई। अब फंक्शन में क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि कहीं पर भी गलत क्लिक हो जाए ना, तो फिर वैल्यूज सारी चेंज हो जाती है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अब आंसर मिल गया, आप उसको वैल्यू में पेस्ट कर देंगे तो चांस नहीं है कि कोई मिस्टेक कर सकता है। वैल्यू में पेस्ट करने से फंक्शन जो भी आपको अप्लाई किया, आप नहीं दिखाना चाहते कि आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, कौन सा फंक्शन लगाया, आपने अपना आंसर निकाला और उसको वैल्यू में पेस्ट कर दिया, तो वैल्यू में पेस्ट करने से उस पर से फंक्शन हट जाएगा, सिर्फ आपकी वैल्यू हो जाएगी, चाहे वो टेक्स्ट में वैल्यू निकल कर आइए, चाहे नंबर्स में वैल्यू निकल कर आइए, दोनों में से कोई भी। तो ये आपका टोटल नंबर निकल कर आया इन सम के अकॉर्डिंग। ऐसे ही मैक्सिमम, मैक्स फंक्शन क्या करता है, मैक्स फंक्शन जिसमें बोलते हैं मैक्सिमम नंबर निकालता है कि मुझे देखना है तीनों सब्जेक्ट में से मैक्सिमम नंबर्स कौन से हैं। तो मैंने मैक्स फंक्शन का यूज किया, देख लिया, और यहाँ पर मैक्सिमम फंक्शन निकल कर आ गया, नीचे मैंने ब्रैक कर दिया। अब टोटल निकालने के लिए ना यहाँ पर टोटल मैक्सिमम मिनिमम होम टैब के अंदर आपको एक यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा ऑटो सम, टॉप राइट कॉर्नर के अंदर। ऑटो सम में क्या आपको ये बेसिक फंक्शन पहले से दिए हैं, जैसे सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, तो आप एक शॉर्टकट की के थ्रू कर सकते हैं इस पर। कैसे, जैसा मैंने बताया ऑल्ट एच ऑटो सम पे जाने के लिए यू, अब मुझे मिनिमम करना तो मिनिमम के लिए आई दिया हुआ है तो मैंने आई प्रेस किया तो मिनिमम अप्लाई, शॉर्टकट की के थ्रू मैंने कुछ नहीं टाइप किया। ऐसे ही टोटल की शॉर्टकट की होती है सम की, सम फंक्शन की, बाकी किसी फंक्शन की शॉर्टकट की नहीं होती है, सिर्फ टोटल की यानी सम फंक्शन की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट इक्वल टू, लेकिन इसमें ऑल्ट के बाद इक्वल टू नहीं प्रेस करना, ऑल्ट और इक्वल टू एक साथ प्रेस करना है। तो यहाँ पर सम फंक्शन अप्लाई करता है, सिर्फ टोटल की शॉर्टकट की है, सिर्फ सम फंक्शन की एक शॉर्टकट की होती है ऑल्ट इक्वल टू, जिससे आप सम इजीली कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम मिनिमम भी हमें निकाल दिया। आप काउंट की बात करें तो काउंट फंक्शन क्या करता है, देखिए काउंट फंक्शन बेसिकली आपके सेल्स को सिलेक्ट करता है। आपने अप्लाई किया काउंट, हर फंक्शन की डेफिनेशन होती है, एक्सेल ऑलरेडी आपको डेफिनेशन देता है हर फंक्शन की। यहाँ पर क्या लिखा है, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर्स। ये क्या करता है कि जो भी आप सेल्स सिलेक्ट करते हैं जिनके अंदर नंबर्स हैं, उन सेल्स के अंदर सिर्फ उन्हीं सेल्स को काउंट कर देता है। ब्रैकेट ऑन किया, अब मैंने तीनों सब्जेक्ट को सिलेक्शन किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो यहाँ पर 3 ये सारे 3 ही है, यहाँ पर सेल्स को काउंट करें जिनके अंदर नंबर्स है। अगर यही फंक्शन आप टेक्स्ट पर काउंट करने की कोशिश करते हैं, मैंने इन सेल्स को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर, तो 0 दिखाता है। काउंट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सेल्स पर वर्क करता है जिनके अंदर नंबर वैल्यूज है। कभी भी ये उन सेल्स पर वर्क नहीं करेगा जिनके अंदर कोई भी टेक्स्ट वैल्यूज है। ये सिर्फ और सिर्फ नंबर वैल्यू वाले सेल्स पर वर्क करता है, उनको काउंट करके बताते हैं कितने सेल्स, अपनी सेल्स लेते हैं कितनी सेल्स है, कितनी सेल्स है। यहाँ पर ये नहीं होता, ये इसका यहाँ पर मुझे क्या काउंट फंक्शन लगाने का यही है कि एक्सप्लेन करना कि काउंट फंक्शन कभी भी टेक्स्ट वाले सेल्स पर काम नहीं करता, वो नंबर्स वाले सेल्स पर काम करता है। एवरेज का भी आपको फंक्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पर एवरेज का भी फंक्शन एक्सेल में ऑलरेडी प्रोवाइड किया, मैंने एवरेज अप्लाई किया, मार्क्स का सिलेक्शन किया, ब्रैकेट क्लोज किया, तो एवरेज निकलता है। लेकिन परसेंटेज का कोई भी यहाँ पर सिंबल नहीं दिया हुआ है, सिंबल कह रही हूँ मैं, फंक्शन परसेंटेज का कोई भी प्री डिफाइन नहीं है। परसेंटेज हम नॉर्मली फॉर्मुला के थ्रू काउंट करेंगे, फंक्शन ही फॉर्मुला के थ्रू कैसे निकालते हैं परसेंटेज, बेसिकली जो भी टोटल नंबर है डिवाइडेड बाय
जितने भी आपके टोटल मतलब जितने भी ऑप्टेन मार्क्स आए हैं, जितने भी मार्क्स बनकर आए 202, अब 3 सब्जेक्ट है तो 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ले लिया 300। तो 300 का मेरा टोटल जो है रिजल्ट है वो 300 का है। तो डिवाइडेड बाय, अब इसको मल्टी 300 देन मल्टीप्लाई बाय 100, करेक्ट। तो ये आपका क्या आ गया, ये परसेंटेज आ गया। अभी परसेंटेज और एवरेज सिमिलर है क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज मैंने ली हुई है वो सिमिलर है, लेकिन परसेंटेज और एवरेज के अंदर डिफरेंस होता है। अगर पता होगा आप लोगों को कि अगर यहाँ पर कोई भी एक जो सब्जेक्ट है वो 300 की जगह 150 का हो जाता है तो ये थोड़ा चीज हो जाएगा। अभी क्या है, एवरेज क्या होता है, एवरेज से जो भी आपकी टोटल नंबर है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ये आपका एवरेज का फंक्शन होता है, बेसिकली फॉर्मूला होता है जो हम मैथ्स की बात करें। और परसेंटेज का क्या होता है, जो भी आपकी टोटल मार्क्स है, जो भी ऑब्टेन मार्क्स है डिवाइडेड बाय तो एक्चुअल में टोटल मार्क्स है मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका भी 3 आंसर हो गया, तो इसलिए सिमिलर दिखा रहा है। सिमिलर यहाँ पर दोनों कंडीशन सिमिलर है, लेकिन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, एक जैसे नहीं होते। तो ये था आज की क्लास का आपका इंट्रोडक्शन कह लीजिए, बेसिक फंक्शंस हो गया, शॉर्टकट कीज हो गई है, ये आपकी आज की क्लास थी।